स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आपका ट्वेल्थ का सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट करने जा रहा हूं। यार, आप ऑर्गेनिक का इंपॉर्टेंस ऐसे समझ लो, आपको 12वीं क्लास में 2 किताबें पढ़नी है केमिस्ट्री का। एक पूरा किताब है जिसमें आपको किसके बारे में पढ़ना है, ऑर्गेनिक के बारे में। आज के लेक्चर में बेसिकली मैं आपको बताऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आया कहां से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या होता है, साथ में व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन, कार्बन का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। और ये ध्यान रखिएगा, बिहार बोर्ड में या नॉर्मली बोर्ड एग्जाम्स में मैक्सिमम 40% कंसेप्ट किससे पूछे जाते हैं, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि अभी हमने आपसे डिस्कस भी किया कि हम किसके बारे में पढ़ाएंगे, अभी आपको बताए थे सिलेबस डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या, और उसके आधार पे हम लोग डेफिनेशन बना लेंगे और फिर देखेंगे उसमें कार्बन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, ऑर्गेनिक सबसे आसान है, पर कब? जब आप कंसेप्ट को समझिएगा। अगर आप रटने का प्रयास कीजिएगा तो फिर आप ऑर्गेनिक के लिए नहीं बने। और हाँ, आप समझने का प्रयास कीजिएगा, रेगुलर रहिएगा, तो आपको A+B के होल स्क्वायर से भी ज्यादा आसान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगेगा। ये हम लोगों का पढ़ाने का वे है। देखिए, क्या सिलेबस है आपका। सबसे पहले आपको बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या हम डिस्कस करेंगे? बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस बेसिक में क्या क्या बताएंगे? जैसे आपने नाम सुना होगा IUPAC नोमेनक्लेचर, उसके बारे में बताएंगे। कंपाउंड्स को पढ़ना, नॉलेज उसके बारे में गेन करना। हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, नाम सुने होंगे 10वीं क्लास में। एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, इनको बनाने का तरीका बताएंगे। साथ में इसमें हम लोग आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ रिएक्शन कैसे होता है, रिएक्शन बनाने के तरीके के बारे में पढ़ेंगे। अब 12वीं क्लास के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स 2 नंबर से लेके 8 नंबर तक का, 2 नंबर से लेके 8 नंबर तक का आपका 12वीं क्लास की बुक में दे रखा है। हेलो एल्केन, हेलो एरीन है, एल्कोहल फिनॉल ईथर है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है, एमीन है, बायोमोलिक्यूल है, पॉलीमर है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है। हद से ज्यादा सब आसान है, बस आप रेगुलरिटी मेंटेन रखिएगा। पर आपको 2 से लेके 8वें चैप्टर तक आसान तब लगेगा स्टूडेंट्स, जब आपको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब आपको ये बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा आता रहेगा, 100% पकड़ होगा, तब आपको आसान लगेगा। और अभी मैंने आपको बताया ही, आपका 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर होता है, जिसमें से 28 मार्क्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी लगभग 40% आपका क्या पूछ रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
एकदम रिलैक्स होके समझ लेना यार। कार्बनिक रसायन को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बड़ा सीधी सी बात, कार्बनिक रसायन को अंग्रेजी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है ऑर्गेनिक, इसमें जो महत्वपूर्ण शब्द है ऑर्गेनिक, इसका मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, अर्थात जीव जंतु और पेड़ पौधे। यानी मैंने आपसे बोला कि कार्बनिक रसायन को अंग्रेजी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं और ऑर्गेनिक शब्द का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म, अर्थात जीव जंतु पेड़ पौधे। तो मैं कह सकता हूं जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन ही हम लोग किसके अंतर्गत करेंगे? कार्बनिक रसायन के अंतर्गत। अर्थात रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के मध्य होने वाली या उनके अंतर्गत होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा, वही सारी बातें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत होंगी। सबसे पहले एक वैज्ञानिक सामने आते हैं जिनका नाम है निकोलस लेमरी। उन्होंने बताया प्राकृतिक स्रोत के आधार पे, यानी पहले वैज्ञानिक का मैंने किसका नाम लिया? निकोलस लेमरी का। इन्होंने बताया कि प्राकृतिक स्रोत के आधार पे कार्बनिक पदार्थों को अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। जैसे आप जानते हैं, आपको पता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो अभी तक जो बातें हमने बोली बहुत सिंपल वे में अगर उसे हम लोग समझें तो एक वैज्ञानिक का हमने नाम ले लिया। आप देख लीजिए, थोड़ा सा ऐसा करने से लगता है कि हम लोग कुछ सीख रहे हैं। ये हमारे निकोलस लेमरी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बताया था कि कार्बनिक पदार्थों को प्राकृतिक स्रोतों के आधार पे हम लोग विभाजित कर सकते हैं। तो देखिए, इनका कंसेप्ट एकदम क्लियर जो हमने आपको बताया, जस्ट फॉर रिवीजन है ये आपका, जो आपको बताए। सबसे पहली बात, कार्बनिक रसायन को ही अंग्रेजी में क्या बोलना है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक शब्द किसको बता रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को, अर्थात जंतुओं में, पादपों में, पेड़ पौधों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को किसके अंतर्गत पढ़ना है? कार्बनिक रसायन के अंतर्गत। इस बात को निकोलस लेमरी ने बताया कि रासायनिक पदार्थ उनके प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर निम्नलिखित भागों में बांटे जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका हम आपको नहीं कह रहे कि आप नोट्स बनाइए, ये केवल समझने के लिए है। आप नोट्स कहां से बनाएंगे? जब मैं ऑर्गेनिक का डेफिनेशन दूंगा। अब प्राकृतिक स्रोत के आधार पर दो भाग में बांट दिया गया, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस और दूसरा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब ध्यान दीजिएगा, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ, इसमें समझ लेना, वे यौगिक या वे पदार्थ जो मुख्यतः सजीव स्रोतों से प्राप्त होते हैं, such substance which are mainly formed from living sources, सजीव स्रोत, जीव जंतु, पेड़ पौधे, वे पदार्थ जो मुख्यतः सजीव स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जिसमें कार्बन मुख्य अवयव के रूप में होता है, उसे कार्बनिक पदार्थ कहते हैं।
और रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसमें कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाएगा, वो सारी बातें कार्बनिक रसायन में आएगी। यहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब अकार्बनिक पदार्थ किसे बोलोगे? वे पदार्थ जो मुख्यतः निर्जीव स्रोतों से, निर्जीव स्रोत का मतलब नॉन लिविंग सोर्सेस, आराम से समझिएगा। निर्जीव स्रोत का मतलब नॉन लिविंग सोर्सेस, जैसे चट्टान हो गए, खनिज हो गए, लवण हो गए, जैसे रॉक्स, मिनरल्स, ओर्स, वे पदार्थ जो मुख्यतः निर्जीव स्रोत से पाए जाते हैं अकार्बनिक पदार्थ हैं। और रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें इन पदार्थों का अध्ययन किया जाएगा उसे अकार्बनिक रसायन कहेंगे। यानी यहां तक बात खत्म हो गया। अब देख लीजिए, कार्बनिक पदार्थ जो आपको अभी बताए, जस्ट फॉर रिवीजन आप कर सकते हैं। अकार्बनिक पदार्थ, इसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात हमने लिखा है यहां पे, कार्बनिक रसायन सजीव स्रोत यानी लिविंग सोर्स, केवल अभी आपको समझना है, कुछ लिखना नहीं है। कार्बनिक रसायन सजीव स्रोत वाले यौगिकों का अध्ययन है, कह सकते हैं। जबकि अकार्बनिक रसायन निर्जीव स्रोतों वाले यौगिकों से संबंधित होता है। इतनी बात बताने के बाद निकोलस लेमरी के बाद जो वैज्ञानिक सामने आते हैं, आइए उनसे परिचय किया जाए। लेवोसियर, ये कौन से वैज्ञानिक हैं? लेवोसियर। ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट बना रहेगा। कोई आपसे लेवोसियर का जीवनी नहीं पूछने जा रहा है, पर हां आपको यह पता चले कि कैसे कैसे कार्बनिक रसायन का परिभाषा बना है। अब लेवोसियर ने बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ध्यान देना, लेवोसियर ने बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं ये बहुत बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। इसमें कार्बन मेनली प्रेजेंट होता है। कार्बन का एक प्रॉपर्टी है, वो चेन का निर्माण करता है, यानी आपस में श्रृंखलाओं का निर्माण करता है, जिसे किटाइनेशन कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। साथ साथ ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ जाता है, जरूरत पड़ने पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर इत्यादि के साथ भी जुड़ जाता है। परिणाम स्वरूप लेवोसियर ने कह दिया कि संपूर्ण संसार में चारों तरफ कार्बनिक यौगिक फैले हुए हैं, और ये कार्बन का गुण हुआ जिसके कारण ये इतनी बड़ी संख्या में हमें कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं। अब ये बातें लेवोसियर की थी। इसके बाद देखते हैं, देखिए इनकी बात। अभी हमने सेम वही, ये आपको लिखना नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये बस आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपका एक जेन्युइन इंटरेस्ट पैदा हो कि ऑर्गेनिक है क्या। सर्वप्रथम लेवोसियर ने बताया कि समस्त कार्बनिक यौगिक में, देखिए बहुत महत्वपूर्ण, आगे हम बोल देंगे कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वही बात है, कार्बन एवं हाइड्रोजन आवश्यक अवयव होते हैं, बहुत बड़ी संख्या में हैं। इनके अस्तित्व का कारण श्रृंखलन है, आपस में चेन से ये जुड़ जाते हैं और ये आपस में आबंध बनाने का गुण रखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सहसंयोजक आबंध, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये खुद तो जुड़ता भी है हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, सल्फर से, नाइट्रोजन से, फास्फोरस से, हेलोजन से जुड़ता है। तो आप खुद ही बताइए, जब इतना विशेष है तो दुनिया भर में सबसे ज्यादा कंपाउंड हमें किसके रूप में मिलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में। ये बातें लेवोसियर ने बता दी। बातों ही बातों में दो वैज्ञानिकों का जिक्र कर चुका हूं, एक निकोलस लेमरी और दूसरे नंबर पे लेवोसियर। अब लेवोसियर इतना बता दिए, अब इसके बाद नंबर आता है बड़ा ही विशेष कंसेप्ट, बर्जेलियस। पहचान लीजिए, ये बर्जेलियस है। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा, सबसे अलग थ्योरी इनका था। इनका थ्योरी था
जैव शक्ति सिद्धांत, इस थ्योरी को किसी ने मान्यता नहीं दिया। इन्होंने कहा कि कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड सजीव स्रोतों जीवों में प्राप्त होगा, और वो इसलिए प्राप्त होगा कि जीव के अंदर शक्ति होती है जिसके कारण हमें ये कंपाउंड प्राप्त हो रहा है। पर इनका यह भी कहना था कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को खुद से नहीं बना सकते हो, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बना सकते हो, वो एक विशेष तरह की ताकत के कारण, विशेष तरह की पावर के कारण हमें मिला है। इसलिए इनके सिद्धांत को जैव शक्ति सिद्धांत बोला। इनके सिद्धांत को किसी ने माना ही नहीं, पर था उस समय खोज नहीं हुआ था, तो कुछ पल के लिए इनकी बातों को लेके आगे बढ़ांगे। देखते हैं जैव शक्ति सिद्धांत, ध्यान देना। इसके अनुसार कार्बनिक यौगिकों का निर्माण जैव शक्ति, यानी कोई अदृश्य शक्ति है जो सिर्फ मानव में है, उसके कारण ही होता है। बहुत बढ़िया। जैव शक्ति जीवों में उपस्थित होने के कारण, बिल्कुल जीवों में उपस्थित होने के कारण कार्बनिक पदार्थों का निर्माण जीवधारियों से ही संभव है, और इसे आर्टिफिशियल मेथड से नहीं बनाया जा सकता। इसी बात को बोला जाता है बर्जेलियस का जैव शक्ति सिद्धांत। आपको ये सब लिखना नहीं है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और हाँ स्टूडेंट्स, एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, जितना भी पढ़ा रहे हैं, सब कुछ इसका पीडीएफ मैटर सब कुछ आपको मेरे एपेक्स क्लासेस, आपको हम लोगों के एपेक्स क्लासेस ऐप पर प्ले स्टोर में आप जाएंगे तो वहां पे आप डाउनलोड करेंगे, तो उस ऐप पर ये आपको सब इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो इसका कोई फिक्र मत कीजिएगा। अब इसके बाद बर्जेलियस के बाद इनकी बातों को गलत साबित करने के लिए वैज्ञानिक आते हैं। कोलबेस ने बताया, फिर कोलबेस से पहले भी वैज्ञानिक थे, यानी अभी तक मैंने कितने वैज्ञानिकों का नाम ले लिया, आइए ये भी आ गए। फ्रेडरिच वोहलर, ये वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो जैव शक्ति सिद्धांत दिया, समझिएगा, इन्होंने साबित कर दिया कि दो अकार्बनिक पदार्थों को, दो या दो से अधिक अकार्बनिक पदार्थों को लैब में लेकर प्रयोग करके इन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण कर दिया। और किसका निर्माण कर दिया? यूरिया का। देखिए लिखें, इन 1828, 1828 में पहली बार ऑर्गेनिक पदार्थ यूरिया का निर्माण कर दिया गया। ऑर्गेनिक पदार्थ यूरिया का निर्माण कर दिया गया, और इसके निर्माण करते ही ये बात साबित हो गई कि ऑर्गेनिक पदार्थ को लैब में बनाया जा सकता है। और जो बर्जेलियस का जैव शक्ति सिद्धांत था, अब उसको तो 100% निगलेक्ट कर दिया गया। इतना ही नहीं, इसके बाद और वैज्ञानिक आते हैं, ये कोलबेस हैं। इनका बहुत सारा रिएक्शन हम लोगों को पढ़ना है, बढ़िया से पहचान लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में कोलबेस अभिक्रिया पूछता है। कोलबेस है, इन्होंने भी बताया। और भी आप देखिए, कोलबेस ने एसिटिक अम्ल को लैब में बना के दिखा दिया। कब दिखाया? 1845 में। उसके बाद बर्थलोट ने तो मीथेन गैस का ही निर्माण कर दिया, लीजिए CH4 का निर्माण कर दिया। अब क्या कोई बर्जेलियस की बातों को मानेगा? बिल्कुल भी नहीं। यानी अब लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने लगे। आपकी सोच से बहुत बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं स्टूडेंट्स। तो ये मेरा बेसिक कंसेप्ट है। अब यहां से हम लोग डेफिनेशन बनाएंगे। तो चलिए एक बार अपने इंटरेस्ट को डेवलप करते हैं। जो हम लोग पढ़े हैं हमारे साथ जरा जवाब दीजिए। सबसे पहले मैंने बोला था, ध्यान देना, कार्बनिक रसायन को अंग्रेजी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेनिक शब्द का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म, अर्थात जीव जंतु पेड़ पौधों के मध्य होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन हम किसमें करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में।
निकोलस लेमरी ने प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलग अलग भागों में बांट दिया, जैसे कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ वो है जो सजीव स्रोतों से, पेड़ पौधे, जीव जंतु से प्राप्त हो और इनका अध्ययन ही कार्बनिक रसायन है। और अकार्बनिक पदार्थ वो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो नॉन लिविंग सोर्सेस, रॉक्स, मिनरल और चट्टान, खनिज, लवण इत्यादि से प्राप्त होता है और इनका अध्ययन अकार्बनिक रसायन है। इसके बाद दूसरे वैज्ञानिक आते हैं, लेवोसियर। लेवोसियर ने कह दिया कि कार्बनिक पदार्थ दुनिया भर के हैं, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, साथ में कार्बन में गुण है, श्रृंखला बनाता है, चेन बनाता है, किटाइनेशन करता है। साथ में कार्बन में गुण है, वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, हेलोजन से बॉन्ड बनाता है, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड चारों तरफ फैला हुआ है। बिल्कुल सही बात। इसके बाद बर्जेलियस आते हैं, वो कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी, जैव सिद्धांत। वो कहते हैं कि लिविंग बींग्स में, जीवों में कार्बनिक पदार्थ प्राप्त होते हैं, उनके मध्य एक जैव शक्ति है जिसके कारण वो पदार्थ होते हैं, प्राप्त होते हैं। इस बात को गलत साबित करने के लिए वोहलर आए, उन्होंने यूरिया का निर्माण कर दिया अकार्बनिक पदार्थ से। फिर कोलबेस और बर्थलेट आए, याद रखिएगा, कोलबेस ने एस्टिक अम्ल का निर्माण कर दिया और बर्थलेट ने मीथेन गैस का निर्माण कर दिया। यानी यहां से बर्जेलियस की बात को गलत साबित किया गया। अब इसके आगे से स्टूडेंट्स आपको नोट करना है, मैं डेफिनेशन बनाने जा रहा हूं, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ध्यान देना, रटिएगा मत, आपकी उम्मीद से ज्यादा आसान बना देंगे। और ध्यान दीजिएगा, रेगुलर पढ़ाएंगे, कोई इसमें गैपिंग नहीं करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? अब तो यार आप खुद ही जवाब दे सकते हो। आइए बात कर लेते हैं लेवोसियर ने बोला कार्बन और हाइड्रोजन हर हाल में, कार्बन और हाइड्रोजन हर हाल में ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा। हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिलके क्या बनाएगा? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन ही कार्बनिक रसायन कहलाता है। यानी कार्बनिक रसायन, रसायन विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न का अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। आइए बेसिक डेफिनेशन सीखते हैं, बोर्ड पे नजर। चलिए, दो तीन तरह से डेफिनेशन बनाए हैं, हर पॉइंट को समझ लेना। रसायन विज्ञान की वह शाखा, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की वह शाखा, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, जिसके अंतर्गत जीवों से पदार्थ होने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। इन विच वी स्टडी द सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग बींग्स, उसी को क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी सबसे पुराना डेफिनेशन, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों से प्राप्त होने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, ओल्डेस्ट डेफिनेशन। अब थोड़ा सा आधुनिक परिभाषा, मॉडर्न डेफिनेशन, जो अभी बताए थे। कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या? हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन और उनके व्युत्पन्न होते हैं, जिसे हमने नाम दिया हाइड्रोकार्बन। कार्बनिक यौगिक हाइड्रोजन और उसके व्युत्पन्न होते हैं, अर्थात हाइड्रोकार्बन होते हैं। और रसायन विज्ञान की वह शाखा जो इन यौगिकों के अध्ययन से संबंधित होती है, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर, स्टूडेंट्स यहां हाइड्रोजन हो गया है, हाइड्रोकार्बन कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, मिस प्रिंट हो गया है।
कार्बनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न है। यहां भी आप लोग क्या कर लेंगे, हाइड्रोकार्बन। Organic compounds are hydrocarbon and their derivatives. The branch of chemistry that deals with the study of these compound is called organic chemistry. यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हाइड्रोकार्बन है और उसका डेरिवेटिव है, और केमिस्ट्री का वो ब्रांच जो इसके बारे में हमें बताता है या स्टडी कराता है, वही हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आइए थोड़ा सा और डेफिनेशन एक और देख लेते हैं। कार्बनिक यौगिकों की प्रकृति, संरचना, निर्माण विधि, गुण तथा उपयोग के सैद्धांतिक और प्रायोगिक अध्ययन को ही, यार हर बात तो, सब बात तो किसके ऊपर घूम रही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर। यानी लास्ट डेफिनेशन में हमने बोला जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेचर, यानी कितना बॉन्ड बनाया, कैसा बॉन्ड बनाया, उसका कौन सा क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप, उसका प्रिपरेशन का अध्ययन, उसका प्रॉपर्टी, उसका गुण, उसका प्रॉपर्टी, उसका यूज, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक यौगिकों के प्रकृति का, गुणों का, उनके निर्माण की विधियों का या उनके उपयोगों का सैद्धांतिक रूप से एवं प्रायोगिक रूप से अध्ययन किया जाएगा, वही आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, आप एक डेफिनेशन दिमाग में रखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, हाइड्रोकार्बन और उसका डेरिवेटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसी का स्टडी हम करने लगे, कैसे ये बन रहा है, कैसे ये रिएक्शन कर रहा है, क्या इसका यूज होगा, लैब में इसको कैसे बनाएंगे, इन सब के बारे में पढ़ना ही मेरा क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब स्टूडेंट्स, इसमें मैं बात करने जा रहा हूं, बार बार ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ही शब्द हमको सीखने को मिल रहा है, कार्बन। भाई कार्बन के बारे में हमको सीखने को मिल रहा है, तो आखिर कार्बन में कोई ना कोई तो ऐसी बात होगी ना जो पूरे के पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसका यूज हो रहा है। तो ऐसा कार्बन में कौन सा अनोखा गुण है, ऐसा कार्बन में कौन सा बेहतरीन गुण है जिसके कारण पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके ऊपर निर्भर करता है। तो उन्हीं बातों को अब हम आपसे डिस्कस करेंगे। उन्हीं बातों को हम आपसे डिस्कस करेंगे, पर हाँ एक छोटा सा होमवर्क हम आपको देना चाहते हैं। आप लोगों को होमवर्क ये है कि आप अब खुद से बताइएगा कि कार्बन में वो कौन सा अनोखा गुण है। हालांकि लेक्चर में हमने बोल दिया है, ध्यान देना, कार्बन में वो कौन सा अनोखा गुण है जिसके कारण ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी के चारों तरफ घूमता है। वो कौन सा अनोखा गुण है कि ये इतने ज्यादा कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। वो कौन सा अनोखा गुण है कि लार्ज नंबर ऑफ, हमारी कल्पना से ज्यादा भी ये कंपाउंड बना देता है। तो स्टूडेंट्स यही है। हाँ एक अनाउंसमेंट है, अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग रेगुलर हो जाइएगा। आप लोग नोट्स कहां से बनाएंगे, जहां से मैंने आपको डेफिनेशन दिया है, यहां से स्टूडेंट्स जो भी 12वीं के छात्र होंगे, ये हम लोगों ने जो डेफिनेशन आपको दिया है यहीं से आपको नोट्स बनाना है। वो जो पीछे का बता रहे थे, आपका ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट डेवलप हो जाए इसलिए बता रहे थे, और आई होप सबको बेहतर लगा होगा। आप अपने फीलिंग्स को कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। और हाँ, जो भी आपके फ्रेंड्स हो उनको चैनल के बारे में जरूर बताइएगा, मोटिवेट करिएगा पढ़ने के लिए। आप लोग मैक्सिमम लोग जब देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हम लोग भी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं और प्रयास करते हैं कि डेली टाइम टू टाइम आपके लिए व्यवस्था किया जाए।
और इसके बाद से रेगुलर ही रहेगा। और स्टूडेंट्स, एक और बात, आप लोग प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको अपने कोचिंग एपेक्स क्लासेस का ऐप मिलेगा। वहां पे आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। जितना भी हम पढ़ाए रहेंगे, आप कुछ मत लिखिए, वो सबका पीडीएफ भी रहेगा और सब मैटर भी वहां पे रहेगा। आई होप आप लोग एंजॉय किए होंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।